हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका SC/ST एक्ट का एक्सटर्नल। इसका मतलब होता है आपका निष्कासित। ठीक है, निष्कासित निष्कासित किसका, जैसे कि यहाँ पर ये बताया है, सेक्शन 10 ये बता रहा है कि अगर कोई अक्यूज्ड है उसको स्पेशल कोर्ट आपका उस एरिया से निकाल भी सकती है। आप एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेयर इज अ स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाई, यानी कि उसके स्पेशल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये। ठीक है, अगर उन्हें कोई कंप्लेंट मिलती है, यानी कि अगर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी की, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट जो 173 में आती है आपकी, ठीक है, चार्जशीट जिसे कहते हैं, और उसमें वो इस एरिया को, ये शेड्यूल एरिया को, शेड्यूल ट्राइब्स को, जो आर्टिकल 244 में लिखा गया है, ठीक है, आपका उस पर्सन को इन राइटिंग डायरेक्ट कर सकती है कि आप यहाँ से निकलो और यहाँ मत आना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ने ए अक्यूज्ड है, उसको कह दिया कि आप इस एरिया में नहीं आओगे। कितने टाइम तक नहीं आओगे? 3 साल तक नहीं आओगे। कितने पीरियड तक? 3 साल तक। तो मतलब 3 साल तो आपका 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने तक हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। 3 साल मैक्सिमम है कि 3 साल से ज़्यादा एक जगह से आपका एरिया का निकाला तड़ी पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या होगा कि स्पेशल कोर्ट किसी अक्यूज को मैक्सिमम 3 साल तक उस एरिया से रिमूव कर सकती है। जैसे मान लो ये जो अक्यूज है, ठीक है, उसको कह दिया कि यहाँ से निकलो। ठीक है, अब कितने महीने के लिए कहा या कितने टाइम के लिए कहा? मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कौन से एरिया से निकलना है और स्पेसिफाइड कर देगी कितने बजे निकलना है कि आपको इस एरिया में आज जैसे कोर्ट में ये स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट ने कह दिया 3 बजे आप यहाँ इस जगह को छोड़ दोगे। ठीक है, जैसे आप ये शादरा को छोड़ दोगे और शादरा में आप लौट कर नहीं आओगे 3 साल तक। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती कोर्ट, स्पेशल कोर्ट 3 साल से ज़्यादा किसी को तड़ी पार नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, और यहाँ पर सब क्लोज 2 सेक्शन 2 का, सेक्शन 10 का सब क्लोज 2 क्या कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट शैल कम्युनिकेट ग्राउंड ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड। और यहाँ पर क्या करेगी? स्पेशल कोर्ट ग्राउंड्स लिखेगी। ठीक है, कि किस वजह से आपको निकाला जा रहा है, कि आप डेंजरस हो, आप विटनेस को टेम्पर कर सकते हो, ठीक है, या विक्टिम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, सारे रीजंस आपके लिखेगी स्पेशल कोर्ट। ठीक है, कि इस वजह से आपको निकाला जा रहा है। फिर तीसरा ये कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई, या तो वापस भी ले सकती है या मॉडिफाई भी कर सकती है फॉर द रीजन रिकॉर्डेड। और रीजन देगी कि मैं इसे वापस क्यों ले रही हूँ। जैसे मान लीजिए 3 महीने के लिए करा, अब कोर्ट को लगता है नहीं यार, अब इसको 3 महीने के लिए निकाला दे रखा था, अब इसको काटते काटते निकले हुए 2 महीने हो गए, कोर्ट को लग रहा है नहीं अब ये अब नहीं करेगा, अब सारे एविडेंस आ चुके हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है कोर्ट को सेटिस्फाई हो, तो कोर्ट अपने ऑर्डर को 3 महीने पूरे होने से पहले पहले रिवोक कर लेगा या मॉडिफाई कर लेगा, यानी कि चेंज कर सकता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में रीजन लिखेगा, राइटिंग में लिखेगा कि इस फलाने ढिमकाने से मैं रीजन से कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन में, रिवोक में, या इस 3 साल वाला जो है आपका, इसमें स्पेशल कोर्ट से कोई आपके प्रॉब्लम है, तो आपके पास टाइम कितना है? 30 डेज में आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जैसे मान लीजिए मुझे 1 जनवरी को यहाँ से निकाला करा, ठीक है, तो अब 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक विद इन 30 डेज ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है कि आप अपनी बात को बोलने के लिए। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपका पढ़ी हमने। अब आपका सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 आपका कुछ नहीं है, ये बताया कि जिस पर्सन को सेक्शन 10 में रिमूव करा गया था, यानी कि तड़ी पार करा गया था, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। अगर वो बॉन्ड को नहीं मानता या कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता तो क्या होगा। तो पढ़ते हैं, सेक्शन 11 बात करता है प्रोसीजर ऑफ द फेलियर ऑफ पर्सन रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द एरिया, यानी कि सेक्शन 10 में जिसको रिमूव करा गया था उस एरिया से वो वापस आ, फेल टू रिमूव हिमसेल्फ और डायरेक्टेड, अगर मान लीजिए वो अपने आप को वापस आ जाता है, ठीक है, या वापस उस एरिया में, जिस एरिया से, जैसे मान लो शादरा से ए को निकाला था, तो अब वो शादरा में दोबारा आ जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसे डायरेक्टली पुलिस वालों को कहेगी कि उसे कस्टडी में लिया जाए, अरेस्ट करे और वहां उस जगह से रिमूव करे, पहले इस जगह से निकाले। अब उसे जेल भेजे, क्या करे वो अलग बात है। ठीक है, आपका स्पेशल कोर्ट में, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट जो SC/ST एक्ट के लिए बनती है, ठीक है, और ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल की होती है। ठीक है, मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए इस एरिया का था वो, ठीक है, अक्यूज जो है इस एरिया का ही था, जिस एरिया से उसे तड़ी पार करा गया शादरा में। शादरा में उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, उसको कोई फैमिली काम है, उसे आना भी पड़ेगा, ठीक है, जो इसी जगह पे होगा, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन लगा सकता है और वापस भी आ सकता है कुछ टाइम के लिए, विद या विदाउट श्योरिटी। अब कोर्ट उससे आपका बॉन्ड ले लेगी, ठीक है, बेल बॉन्ड भरवा लेगी, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटी, ये श्योरिटी रखवा लेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए के दोस्त की बाइक रखवा ली है, इसके घर के कागज रखवा लिए, बी के घर के कागज रखवा लिए, कि अगर ए ने जो कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, ठीक है, तो आपका इसको जब्त कर लिया जाएगा।
द स्पेशल कोर्ट में एट टाइम रिवोक एनी सच परमिशन। तो वो इस अगर मान लीजिए उसने फिर से, जैसे मान लीजिए वो आया हुआ है 2 3 दिन के लिए आया हुआ है, 3 दिन के बाद वो दोबारा कांड करने लग गया कोई ना कोई, ठीक है, या 3 दिन के अंदर वो उसने कोई दोबारा कांड करने लगे, तो कोर्ट अपने इस ऑर्डर को वापस ले लेगी जब उसे एंटर, मतलब यानी कि परमिशन देना कुछ टाइम के लिए या ना देना भी स्पेशल कोर्ट का काम है, ठीक है। एनी पर्सन परमिट रिटर्न द एरिया हैज डायरेक्टेड रिमूव हिमसेल्फ शॉर इम्पोज्ड एट एक्सपायरी ऑफ द टेम्परेरी पीरियड, और वापस उसे भेज देगी, मतलब विदाउट परमिशन, मतलब यानी कि उसको विदाउट, वो जितने दिन के लिए आया उसके दिन के बाद उसे वापस वहां से उस एरिया से जाना पड़ेगा। अगर इफ अ पर्सन फेल्स टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन, और अगर कोई कंडीशन जो कोर्ट ने लगाई है कि आप आओगे तो आप उसके पास नहीं जाओगे, इतने एरिया में ही रहोगे, इतने एरिया के पास नहीं जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, विक्टिम या विटनेस से नहीं मिलोगे, ऐसी चीज नहीं कब करते, तो कोर्ट आपको उठाएगी और आपको पुलिस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो है वो आपका पुलिस को ऑर्डर करेगी और आपको वापस भेज देगी उस एरिया से, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कह रहा है कि टेकिंग मेजरमेंट्स। अब मान लीजिए जिस अक्यूज्ड को, ठीक है, उस जगह से तड़ी पार करा गया था, उस जगह से निकाला गया था, उसको तक उसके हाथ में तख्ती लेके उसके मेजरमेंट्स ले सकती है स्पेशल कोर्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट पुलिस वालों को कहेगी, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर, यहाँ कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? ऑर्डर 10 में, जिसको तड़ी पार करा गया उस एरिया से, ठीक है। उसकी फोटो वोटो ले सकती है, उसके मेजरमेंट्स ले सकती है कि ऐसे कितने कद का है, क्या है, और बेसिकली तख्ती पे हाथ रखवा के फोटो खिंचवाना इसमें मेन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट तो ये कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट आपका करेगी, और स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा, पुलिस वाले अपनी खुद से मर्जी से ये चीज नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ एनी पर्सन रेफर्ड सबसेक्शन 1 सच मेजरमेंट्स एंड और फोटोग्राफ्स, सच मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स शैल बी लॉफुल एज नेसेसरी मीन सिक्योर टेकिंग ऑफ। अब मान लीजिए उसको लेने में वो कोई आनाकानी कर रहा है क्यूज, ठीक है, तो पुलिस वालों के पास पूरी पावर है कि वो उसको कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए, उसकी मेजरमेंट्स लेने के लिए कुछ भी नेसेसरी जितना हो सके उतना काम कर सकती है। अब थर्ड में कि अगर वो बंदा रेसिस्ट करता है, रिफ्यूजल करता है, तो ये आपका ऑफेंस माना जाएगा 186 का। 186 बात करता है आपका आईपीसी की, कि अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट की बात को नहीं माना और ऐसे उसके साथ कॉपरेट नहीं करा, ये चीज, ठीक है, यानी कि आपने पब्लिक सर्वेंट पे काम नहीं करा, उसे थ्रेटन करा। अब आपका सेक्शन 4 क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक्ड ऑल द measurements all the measurements एंड फोटोग्राफ नेगेटिव शेल अंडर द शेल बी डिस्ट्रॉय। अब मान लीजिए उसको 3 महीने के लिए तड़ी पार किया गया था, ठीक है, अब 3 महीने का पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा? जो उसकी फोटो वोटोज ली गई है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, शेल बी डिस्ट्रॉय, यानी कि उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उसकी फोटोज वोटोज को जो उसके मेजरमेंट्स लिए गए थे वो सब आपका डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर यही है कि 186 में आपका, अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट के काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करी है, ठीक है, तो आप पे 186 लगता है, और 188 लगता है जब आपने किसी पब्लिक सर्वेंट की बात को नहीं माना। और सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 10 में, ठीक है, ए को, अक्यूज को आपका तड़ी पार करा गया था, ठीक है, उस एरिया से 3 महीने के लिए, और वो 3 महीने खत्म होने से पहले पहले आ गया, ठीक है, तो उसे पनिशमेंट, देखिए इसका प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो 11 में था, उसमें बस ये बताया गया था कि उसे अरेस्ट करा जाएगा, उसे जब अगर वो वापस आ गया, ठीक है, और उसे अरेस्ट करके वापस भेज दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा उस एरिया से। पर उसमें पेनल्टी भी तो लगेगी। उसमें क्या पेनल्टी लगेगी? आपका 1 साल तक की सजा होगी, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल तक की सजा होगी, और फाइन भी लगेगा। अब उसमें जज साहब 1 महीने की सुनाए, 2 महीने की सुनाए, वो जज के ऊपर बात है, पर फाइन तो कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एंड, तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब बात करी जाए आपकी स्पेशल कोर्ट्स की, ठीक है, कि स्पेशल कोर्ट क्या है। पहले हमें यहाँ पढ़ना है कि स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए स्पेशल कोर्ट जो होगी, मान लीजिए एक आपका डिस्ट्रिक्ट में डीजे की कोर्ट है, यानी कि सेशन कोर्ट है, तो उसी को कह दिया जाएगा कि आप इन SC ST केसेस को देखो, ठीक है। और अगर एक्सक्लूसिव कोर्ट का मतलब हो गया कि एक सेपरेट केस कोर्ट ही बना दी, ठीक है, जो आपका SC ST एक्ट केस देखेगा, वो हो गया एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एंटायर, पूरी तरीके से। स्पेशल मतलब आपका डीजे के पास पावर दे दी, ठीक है, आप भी देखो। जैसे मान लो ये आपका कोई एक ABC जज है, ठीक है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, इसी को कह दिया कि आप ये वाले केसेस देखो SC ST एक्ट, तो ये आपका स्पेशल जज कहलाएगा। और मान लीजिए एक जज है आपका XYZ जज है, ठीक है, उसको कह दिया कि आप SC ST एक्ट में ही बनोगे, तो ये एक्सक्लूसिव कोर्ट हो गई, यानी कि पूरी तरह से इनकी ही कोर्ट हो गई, यहाँ पर और कोई मैटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये होगा कि एक जज को 2 पावर हो गई, ठीक है, एक ही जज को SC ST एक्ट भी देखेगा और वैसे वो नॉर्मल जो कोर्ट ऑफ सेशन की पावर होती है वैसे को भी देखेगा। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव में क्या हो गया कि आपका
वो एक ही केसेस देखेगा SC/ST एक्ट के अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट्स को समझने से पहले ये समझेंगे कि यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट की बात की जाए, यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है कोर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 14 कह रहा है आपका कि स्पेशल एंड द एक्सक्लूसिव कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट शेल विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट के जैसे दिल्ली के अगर हाई चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनसे कॉन्फ्रेंस करके उनसे सलाह मशवरा करके आपका स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो एस्टेब्लिश करेगी, आपका ऑफिशियल गजटेड में निकाल देगी, एस्टेब्लिश कर देगी एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट बी है, दोनों की एक एक्सक्लूसिव कोर्ट बना दी। ठीक है, और प्रोवाइड दैट इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस नंबर ऑफ केसेस, जहाँ कम केसेस होंगे, ठीक है, जहाँ पर केसेस आपका कम है SC/ST एक्ट के, तो वहाँ क्या होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कह के वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसको कोर्ट ऑफ सेशन जो होगी उसी को आपका टू बी ए स्पेशल जज बना दिया जाएगा। ठीक है, आपका उन्हीं को स्पेशल जज बना दिया जाएगा अंडर दिस एक्ट, यानी कि उनको दोनों की पावर होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज वाली भी पावर होगी और उन्हें आपका वैसे भी SC/ST एक्ट भी वो केसेस दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने आपको। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोर्ट एस्टेब्लिश स्पेसिफिकली टेक द कॉग्निजेंस। अब यही जो कोर्ट होगी, चाहे वो आपका एक्सक्लूसिव कोर्ट हो या स्पेशल कोर्ट हो, यही आपका कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस का मतलब है यानी कि आपका जो चार्जशीट फाइल होगी वो इसी कोर्ट में होगी, इससे रिलेटेड जो बेलें चलेंगी इन्हीं कोर्टों में चलेंगी। ठीक है, आपका जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी एप्लीकेशन लगनी है, कुछ लगनी है, वो इसी कोर्ट से होगी और यही कोर्ट में आएगा। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, कंप्लेंट केस भी चलेगा तो यहाँ पर ही चलेगा, यहाँ मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश एडुकेट नंबर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो एडुकेट नंबर के हिसाब से कोर्ट्स बनाएगी। ठीक है, इस हिसाब से कोर्ट्स बनाएगी कि हर केस का फैसला जो है वो 2 मंथ के अंदर हो जाए। अब ये 2 मंथ कहाँ से हो गए, एज फार एज लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है 2 मंथ, एज फार एज कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब 2 महीने तक। और ये कब 2 महीने ट्रायल का गिना जाएगा, जब से आपका चार्जशीट आएगी। ठीक है, चार्जशीट आती है आपकी 60 डेज में, मैंडेटरी है SC/ST एक्ट में कि 60 दिन के अंदर आपके लेकर आनी है चार्जशीट। अब जब जिस दिन ये, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को ही आपकी चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक है, अब 1 जनवरी से लेके आप 2 महीने लगा लीजिए, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च के तक आपका केस कंक्लूड हो जाना चाहिए, पर एज फार एज लिखा हुआ है। ठीक है, कि मतलब जितना हो जल्दी हो सके। इन एवरी ट्रायल स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंटिन्यू डे बाय डे, डे टू डे होंगी अंटिल द विटनेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड, अनलेस, जब तक आपके सारे विटनेस के अटेंडेंस ना हो जाए, अनलेस द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फाइंड द एडजॉर्नमेंट। अगर कोई एडजॉर्नमेंट हो लेता है कि वकील साहब की तबीयत खराब है या जज आज छुट्टी पर है, तो उनको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑर्डर शीट में। ठीक है, कि आज इस वजह से एडजॉर्नमेंट ली गई है। अब इसमें ये लिखा प्रोवाइडेड एट, यानी कि जब भी प्रोवाइडेड एट तो इसका मतलब समझिए किंतु परंतु, यानी कि बट व्हेन द ट्रायल रिलेटिव टू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट का मतलब SC/ST एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपके ऑफेंसेस हैं, द ट्रायल कोर्ट एज फार एज पॉसिबल कंप्लीट द पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। वही वाली बात आ गई कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हुई है कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में या एक्सक्लूसिव कोर्ट में, क्योंकि चार्जशीट सीधा यहीं आएंगी। बट अगर आपका CRPC की जनरल प्रैक्टिस देखी जाए, ठीक है, वहाँ क्या होता है, पहले इलाका मैजिस्ट्रेट के पास आती है, इलाका मैजिस्ट्रेट लिखता है कि मैंने इस कोर्ट का इस केस का कॉग्निजेंस ले लिया है, अब मैं ये ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन पे ट्रायल करूंगा। जैसे कि आपका एक मर्डर केस में समझाती है, एक मर्डर केस को कौन ट्रायल कर सकता है, आपका सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर सकती है। ठीक है, बट उसकी जो चार्जशीट आएगी सब कुछ होगा, ठीक है, बेल को छोड़कर, बेल तो सीधा ऊपर ही लगती है। ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ लगेगी, आपका मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, रिमांड हो गई, सब कुछ हो गया, वो मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे। तो ये सब मैजिस्ट्रेट के सामने सब चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या ये SC/ST एक्ट वाले केसेस में भी होगा, आंसर इज नो। यहाँ पर कोई मैजिस्ट्रेट का नहीं होगा, यहाँ कमिटल वमिटल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, 209 का कोई यहाँ पर रोल नहीं है CRPC के। अब यहाँ पर बात करी जाए तो ये 2 महीने में हो जाएगी आपका चार्जशीट फाइल करने में, यानी कि केस आपका खत्म हो जाना चाहिए 2 मंथ्स में एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग चार्जशीट, जब आपकी चार्जशीट फाइल हुई है तो। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 आपका डील करता है अपील से। ठीक है, क्या है अपील, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है जो आपका CRPC में लिखा गया, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब भी नॉट विद स्टैंडिंग आ गया तो यानी कि नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये होता है। एन अपील शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट, अपील ल जाएगी जजमेंट की, सेंटेंस की, ऑर्डर की, बट आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की नहीं जाएगी। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स और बाकियों में बस इतना सा फर्क समझिए, जैसे कोई रिसीवर अपॉइंट हो गया या कोई कोर्ट में पैसे जमा करने की बात हो गई या आपका कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करवाने वाली बात हो गई,
या आपका कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर पॉइंट्स पे करवाने की बात हो गई, ऐसे जो ऑर्डर्स होगी उनकी आपकी अपील नहीं जाएगी, ठीक है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की कोई अपील नहीं जाएगी, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में या हाई कोर्ट की, और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई स्पेशल कोर्ट है या एक्सक्लूसिव कोर्ट है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन लेवल की होती है, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट ही जाएगी, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनी कंटेन, आपका 378 बात करता है अपील की सीआरपीसी की, तो वहां पर ये कह रहा है कि वहां तो अपील आपको करनी, हाई कोर्ट को सुननी ही पड़ती है। अगर सीआरपीसी की नॉर्मल बात करी जाए तो अपील तो सुननी पड़ती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अपील को सुनना है नहीं सुनना हाई कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पे, शैल लाई द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी है। यानी कि पहली बात तो वो ये डिसाइड करेगी कि सुनना भी है नहीं सुनना, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ग्रांट कर देगी हाँ चलो सुनते हैं, तो फिर वो आगे सुनेगी, ठीक है। चाहे ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहले बोल दिया कि हाई कोर्ट अगर अपील जानी भी है तो हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उनकी सुने या ना सुने अपील को, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ टाइम इन फोर्स अपील अंडर दिस सेशन 90 डेज, यानी कि अपील करने का कितना टाइम का होता है, 90 डेज। अपील की कितनी है, मैक्सिमम 90 डेज, विद इन 90 डेज में करना होता है। अब ये 90 डेज कहाँ से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम मतलब से फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, जिस दिन जैसे मान लो 1 जनवरी को आपका डेट ऑफ जजमेंट आई, सेंटेंस आया या ऑर्डर आया, ठीक है। अब यहाँ से जो 90 डेज होंगे, 90 डेज मतलब आपका मान लीजिए 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स में जाएगा, जैसे जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ठीक है। तो ये 3 महीने में देखा जाएगा। अब बात करें प्रोवाइडेड डेट की, बट की द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द, बट हाई कोर्ट चाहे तो अपील को कर भी सकती है, एंटरटेन कर सकती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, बट आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों सुनी जाए, ठीक है। और बट 90 का आपका 180 हो सकता है बस, मतलब ये देखिए 90, देखो वैसे मैक्सिमम पीरियड तो 90 डेज है, पर कोर्ट आपका हाई कोर्ट उसे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अगर आपने सफिशिएंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि क्यों नहीं आ पाए 90 डेज खत्म होने के बाद, और कोर्ट मान भी जाती है, हाई कोर्ट मान भी जाती है कि चलो ठीक है आपका 90 डेज एक्सपायर हो गए, आपकी सुन लेते हैं, पर तब भी 180 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 180 डेज आपका मैक्सिमम हो गया एक तरह से। अब बात करें आपका प्रोवाइडेड एट एवरी अपील प्रेफर्ड सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज ऑफ, अब जो भी अपील जाए, चाहे किसी जजमेंट की जाए, किसी सेंटेंस की जाए, या किसी आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर की जाए, यही बात आ गई ना, इंटरलोकेटरी की नहीं जाती, ठीक है। किसी जजमेंट की, सेंटेंस की और ऑर्डर की, इनकी अगर आपकी अपील जाएगी तो वो कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, 3 मंथ्स में खत्म हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द अपील एडमिट। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मेरी अपील जो वो एडमिट हो गई, अब वो अपील किसी जजमेंट से रिलेटेड हो, किसी आपका सेंटेंस से रिलेटेड हो, यानी कि सजा सुना दिया कुछ हो गया, ऑर्डर से रिलेटेड हो, तो ये अपील कब कितने महीने में खत्म हो जानी चाहिए, 3 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन, जिस दिन मेरी अपील को एडमिट किया था कोर्ट ने। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 सिंपली ये कह रहा है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनके सिंपल सी बात है, अगर स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वहां का लिए, और अगर कोई एक्सक्लूसिव कोर्ट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है तो वहां के लिए एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। इन दोनों के लिए आपका जरूरी है कि इनको अपॉइंटमेंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए इनकी, कितने साल की चाहिए, 7 साल की, ठीक है। बस इसमें यही था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।